दोस्तों जय हिंद। आज नेक्स्ट पार्ट है बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर का। देखते हैं जो पिछले पार्ट में पढ़ाए थे उसके बाद है। ऑप्शन बी में कहता है गृहस्थ आश्रम। इसमें विवाह, संतानी उत्पत्ति एवं पंच महायज्ञ आदि आवश्यक कर्म माने जाते हैं। यानी कि गृहस्थ जीवन में विवाह, संतान की उत्पत्ति एवं पंच महायज्ञ आदि आवश्यक कर्म माने जाते हैं। अगला ऑप्शन सी में कहता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में कहता है कि गृहस्थ आश्रम की समाप्ति और 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। यानी कि गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम और तीसरा में वानप्रस्थ आश्रम। कहता है कि इसमें व्यक्ति को संयमित, त्यागमय, विरक्त एवं कठोर धर्मानुसार अनुशासन में बुद्ध जीवन यापन करने का स्वभाव शास्त्र देते हैं। इसका उम्र 50 से 75 वर्ष का है। अगला कहता है चौथा नंबर डी ऑप्शन में कि सन्यासी आश्रम। सन्यासी आश्रम में कहता है कि जब व्यक्ति 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तब वह सन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। इस काल में व्यक्ति पूर्णतः भौतिक संसार से दूर एवं जितेंद्रिय की स्थिति प्राप्त कर लेता है। अगला कहता है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में भिक्षुक, यति, परिवारजक आदि शब्द सन्यासी के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला 76 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन ए है संपीड़ित वायु, ऑप्शन बी स्प्रिंग, ऑप्शन सी बैटरी या ऑप्शन डी संधारित्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी सी डी, यानी कि चारों। संपीड़ित वायु भी, बैटरी भी, स्प्रिंग भी और संधारित्र भी। इसके बारे में जानते हैं। कहता है कि ऊर्जा का संग्रह के लिए संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी एवं संधारित्र का इस्तेमाल किया जाता है। आगे कहता है कि संपीड़ित वायु में दबाव ऊर्जा के रूप में एक बड़ी संभावित ऊर्जा होती है। इसका उपयोग बिजली के उपकरणों में होता है, जैसे एयर हैमर, ड्रिल और वॉच में संपीड़ित वायु का उपयोग किया जाता है। आगे कहता है कि संपीड़ित एक ऐसा उपकरण है जिसे लचीलेदार या लचीला बनाया जाता है। इसका मुख्य कार्य लोड की क्रिया के तहत विक्षेपण करना। लोड को हटाने पर यह अपने मूल आकार को पूर्णतः प्राप्त कर लेता है। इसका उपयोग ऊर्जा भंडारण के लिए तथा अटकों को झेलने में किया जाता है। आगे कहता है कि बैटरी ऊर्जा संग्रहण ऊर्जा भंडारण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला पॉइंट कहता है ऊर्जा भंडारण के सामान्य उदाहरण रिचार्जेबल बैटरी होता है, जैसे कि हम लोग मोबाइल फ़ोन में जो रिचार्जेबल बैटरी का जो यूज करते हैं उसे ऊर्जा भंडारण के रूप में या बैटरी ऊर्जा संग्रहण उसी को कहा जाता है। आगे कहता है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें ऊर्जा संचित रहती है। यह एक यंत्र है जिसमें संरक्षित रखी जाती है और ज़रूरत पड़ने पर इसका उपयोग किया जाता है। आगे कहता है कि जो संधारित्र है इसका उपयोग मोटर में, छत के पंखे में, कूलर की मोटर इत्यादि में होता है। अगला प्रश्न है 77 नंबर प्रश्न कहता है कि ब्लू चिप कंपनी क्या है। तो ब्लू चिप कंपनी कहता है कि ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत होती है। यानी कि वैसा कंपनी जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो उसे ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। ब्लू चिप कंपनी के बारे में कहता है कि ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत होती है। ब्लू चिप कंपनी ऐसी कंपनियों को कहा जाता है जिसका शेयर मार्केट में लगातार मजबूत प्रदर्शन का रिकॉर्ड रहा है।
इनके शेयर में ज़्यादा गिरावट नहीं होता है। आगे कहता है कि प्रायः यह कंपनियां पुरानी और लार्ज मार्केट कैप वाली होती है और अपने अपने सेक्टर की अग्रणी कंपनियों के रूप में जानी जाती है। आगे कहता है कि लार्ज मार्केट कैप की कंपनियां भारत में इस स्तर की जो सभी कंपनी है वो कम से कम 20,000 करोड़ की मार्केट कैप रखती है। आगे कहता है कि जो इस प्रकार की जो ब्लू चिप जो कंपनियां होती है इसका इतिहास काफ़ी अच्छा रहता है, लगातार लाभ कमाने वाली होती है। आगे कहता है कि पूंजी के मुकाबले कर्ज काफ़ी कम रहता है, लाभांश देने का बढ़िया रिकॉर्ड है, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट, बड़ा मार्केट आधार आदि है इसमें। आगे कहता है कि इन कंपनियों के शेयर अर्थात ब्लू चिप शेयरों का बहुत अधिक मांग होती है। अगला 78 नंबर प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। कहता है 78 नंबर प्रश्न में कि राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का आरंभ किसने किया था। तो राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का आरंभ सबसे पहले अलेक्जेंडर रीड ने किया था। आइए इसके बारे में जानते हैं। कहता है कि भारत में रैयतवारी प्रथा की शुरुआत सर थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। रैयतवारी व्यवस्था अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। आगे कहता है इसके बारे में कि यह व्यवस्था यानी कि रैयतवारी व्यवस्था ब्रिटिश भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग 51% भूभाग पर लागू हुई। 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड ने रैयतवारी व्यवस्था लागू किया। 1792 में रैयतवारी व्यवस्था लागू हुआ था। आगे कहता है कि 1820 से 27 ईस्वी में जब मुनरो मद्रास का गवर्नर बना तब उसने रैयतवारी व्यवस्था को पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में शामिल कर दिया। आगे कहता है कि इस व्यवस्था में यानी कि रैयतवारी व्यवस्था में प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी मानक कर उसके साथ लगान देने की शर्त तय की गई है। आगे कहता है लगान की शर्तें अस्थायी और परिवर्तनशील थी। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई थी। आगे कहता है कि बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवारी व्यवस्था वर्ष 1825 ईस्वी में लागू किया गया। यह व्यवस्था 1858 ईस्वी तक संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई थी। आगे कहता है रैयतवारी व्यवस्था के बारे में कि रैयतवारी व्यवस्था का मुख्य लाभ यह था कि सरकार तथा किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया जाता था। सरकार और किसान दोनों के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया जाता था रैयतवारी व्यवस्था में। अगला पॉइंट कहता है महलवारी व्यवस्था। महलवारी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में हॉट मैकेंजी ने किए थे। जो देखिए 68 जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये महलवारी व्यवस्था पूछा गया था। आगे कहता है कि इस व्यवस्था यानी कि महलवारी व्यवस्था में लगान के निर्धारण हेतु गांव या गांव के समूह जिसे महाल कहा जाता था उसको एक इकाई माना गया था। आगे कहता है मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भू व्यवस्था का जनक कहा गया है। महलवारी व्यवस्था आगरा, अवध, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ भागों में लागू हुआ। जो रैयतवारी था वो मद्रास में लागू हुआ और महलवारी आगरा, अवध, मध्य प्रांत, पंजाब के कुछ भागों में लागू हुआ। अगला पॉइंट कहता है कि इस व्यवस्था यानी कि महलवारी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में 30% भूमि लागू किया गया था। रैयतवारी में 51% और इसमें 30%, टोटल कितने हो गए 81%। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है, अगला है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त में कहता है कि 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त जो था 1793 ईस्वी में
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉन शोर एवं चार्ल्स जेम्स ग्रांट के विचार पर आधारित भू राजस्व की एक नई व्यवस्था बंगाल में लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया और रैयतबारी बंदोबस्त मद्रास में लागू किया गया था। आगे कहता है इसके बारे में, अस्थाई बंदोबस्त के बारे में कि 1790 ईस्वी में वार्षिक लगान के साथ 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की गई, लेकिन 22 मार्च 1793 ईस्वी को इसी व्यवस्था को अस्थाई कर दिया गया, जिसे अस्थाई बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था या जागीरदारी व्यवस्था अथवा मालगुजारी व्यवस्था भी कहा जाता है। देखिए अस्थाई बंदोबस्त का और क्या क्या नाम है। अस्थाई बंदोबस्त, इस्तमरारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था अथवा मालगुजारी व्यवस्था भी अस्थाई बंदोबस्त को कहा जाता है। कहता है कि इसमें जमींदार लगान का 11वां भाग अपने पास रखे तथा शेष भाग यानी कि जो 89% भाग कंपनी कोष में जमा करना रहता था। कहता है कि जो अस्थाई बंदोबस्त है, यह भू राजस्व व्यवस्था जो अस्थाई बंदोबस्त था, यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, बनारस एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था। आइए आगे 79 नंबर प्रश्न देखते हैं। 79 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान नहीं है। तो ऑप्शन डी यानी कि सेल जो है आग्नेय चट्टान नहीं है। तो कौन कौन सा है जानते हैं। पेरिडोटाइट, अस्कोडिया, ग्रेनाइट, ये सब आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आगे कहता है कि सेल आग्नेय चट्टान नहीं है, बल्कि क्ले एवं सेल ये दोनों अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। आगे कहता है कि चट्टान के निर्माण विधि के अनुसार 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और तीसरा है रूपांतरित चट्टान। आइए सबके बारे में जानते हैं। कहता है आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला लावा के जमने से होता है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म का मतलब होता है कि जिसमें जीव का अंश ना हो या जीव का अंश हो, लेकिन जो आग्नेय चट्टान है इसमें जीवाश्म नहीं होता है। आगे अगला पॉइंट कहता है कि आग्नेय चट्टान के उदाहरण निम्न हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेवो, पीचस्टोन एवं प्यूमिस। फिर से देख लेते हैं। आग्नेय चट्टान के उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेवो, पीचस्टोन और प्यूमिस आदि। अगला पॉइंट कहता है अवसादी चट्टान के बारे में कि अवसादी चट्टान चूर्ण के एकत्र होकर नीचे जमा होते जाने से अवसादी शैल को निर्माण होता है। इसकी रचना परतों के रूप में होता है, इसीलिए इसको परतदार चट्टान कहते हैं। यानी कि अवसादी चट्टान को ही परतदार चट्टान भी कहा जाता है। आगे कहता है कि अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी शैलों का विस्तार है। कहता है कि संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी शैलों का विस्तार है, जबकि क्रस्ट के निर्माण में इसका योगदान 5% है। आगे कहता है कि अवसादी चट्टान के उदाहरण जो है जो देख लेते हैं। कहता है बालुका पत्थर, चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी, खड़िया, जिप्सम, डोलोमाइट आदि ये सब अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं कयांतरित चट्टान के बारे में। कयांतरित चट्टान उच्च तापमान, दबाव अथवा दोनों के प्रभाव से एवं ऊंचे ताप की वाष्प में जल की रासायनिक क्रिया से आग्नेय और अवसादी चट्टान के मूल स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप बनी चट्टान कयांतरित चट्टान कहलाती है। आगे देखते हैं। कहता है आगे कि इस चट्टान यानी कि जो कयांतरित चट्टान है, इस चट्टान में कठोरता एवं दृढ़ता भी सर्वाधिक होते हैं। इसमें जीवाश्मों का अभाव होता है, यानी कि जीवाश्म कम होता है। आगे कहता है कि कयांतरित चट्टान का उदाहरण हीरा, संगमरमर, अभ्रक एवं क्वार्टजाइट
आदि हैं। आगे कहता है कि आग्नेय चट्टान के से बनी शैल, यानी कि आग्नेय चट्टान से जो शैल बना है उसके बारे में देखते हैं। कहता है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का नीस, बेसाल्ट का एम्फीबोलाइट या सिस्ट। आगे देखते हैं, आगे कहता है कि अवसादी चट्टान के रूपांतरण से बनी शैल, क्ले एवं शैल से स्लेट, चूना पत्थर संगमरमर, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट, बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे खराब कोयला पीट, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट और लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न कहता है कि महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता। ये उस टाइम का प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड। इस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, करेंट था उस समय का। आगे देखते हैं 81 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कागज का जलना। यानी कि जो भी चीज़, कोई चीज़ बन जाए और फिर से वही चीज़ ना बने, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखते हैं इसके बारे में। कहता है कि कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए अणुओं की रचना होती है। इस परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ बनता है जिसका गुणधर्म मूल पदार्थ की पूर्णतः भिन्न होती है। आगे कहता है कि रासायनिक परिवर्तन के पश्चात बने पदार्थ की मूल पदार्थ में पुनः परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन में अगर किसी पदार्थ को कोई चीज़ बना दिए तो उसको फिर से मूल पदार्थ में नहीं बदल सकते हैं। आगे कहता है कि कुछ रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना, मैग्नीशियम के तार का जलना, आटा से रोटी का बनना। जैसे मान लीजिए कि दूध से दही बन गया तो दही से आप दूध नहीं बना सकते हैं। आगे कहता है भौतिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अणु की रचना के बिना बदले ही पदार्थ की कुछ विशिष्ट गुण जैसे अवस्था, आकार और विद्युतीय गुण आदि बदल जाती है। आगे कहता है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थों की आकृति एवं भौतिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। आगे कह रहा है कि कुछ इसके भौतिक परिवर्तन निम्न हैं, जैसे जल का जमकर बर्फ बनना। जल को हम जब ठंडा करेंगे तो बर्फ बनेगा, और बर्फ को जब हम ताप देंगे तो फिर से वो जल में बदल जाएगा। अगर कह रहा है कि चीनी का जल में विलय, नमक का जल में विलयन, स्प्रिंग का खींचना, बादलों का बनना, बर्फ का पिघलना, जल का वाष्प में बदलना, ये सब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे कहता है 82 नंबर प्रश्न में कहता है कि निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीक आधारित अंतः समुद्रीय प्रणाली आरंभ किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रिलायंस। कहता है कि मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस जियो इंफोकॉम ने जुलाई 2017 में एशियाई, अफ्रीका, यूरोप समुद्री कबीले तंत्र की शुरुआत करने की घोषणा की थी। अगला 83 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।